नमस्कार। लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पीएम मोदी 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा से देर रात लौटे। भारत दोनों देशों के आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। स्थानीय मुद्राओं में करेंगे एक दूसरे से व्यापार। खनिज संसाधनों की नीलामी की तैयारी। केंद्र सरकार जल्द करेगी 13 ब्लॉकों की बिक्री। खनन क्षेत्र में बड़े बदलाव की संभावना। खुलेगा विकास का रास्ता। देश भर में होली के त्योहार का जश्न। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी होलिका दहन की बधाई। होली को लेकर लखनऊ प्रशासन अलर्ट मोड पर। शाम 6 बजे से 14 मार्च सुबह तक बदले जाएंगे रूट। नगर निगम ने वार रूम नंबर किया सार्वजनिक। देहरादून में भीषण सड़क हादसा। 4 लोगों की मौत की खबर। सड़क पर पैदल चलने वालों को कार ने कुचला। आईजी गढ़वाल, एसएसपी, एसपी सिटी मौके पर पहुंचे। और होली पर बदलेगा मौसम का मिजाज। उत्तर पश्चिमी भारत में हल्की बारिश के आसार। दिल्ली एनसीआर में बदलेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी लखनऊ से अहम खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरा गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। रामगढ़ताल के होटल मैरियट में कार्यशाला आयोजन में शामिल होंगे। नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यशाला में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित कार्यशाला, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे के बाद पांडे हाता पहुंचेंगे सीएम। तो राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे। नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यशाला में शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित कार्यशाला दोपहर 3 बजे के बाद पांडे हाता पहुंचेंगे सीएम योगी। तो लखनऊ से अहम खबर, सीएम योगी का 3 दिवसीय गोरखपुर दौरा। रामगढ़ताल के होटल मैरियट कार्यशाला का आयोजन। नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यशाला में शामिल होंगे सीएम योगी। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित कार्यशाला में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। रामगढ़ताल के होटल मैरियट कार्यशाला का आयोजन। तो होटल मैरियट में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यशाला में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे के बाद पांडे हाता पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामगढ़ताल के होटल मैरियट में यह कार्यशाला आयोजित हो रही। नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यशाला में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित हो रही है कार्यशाला। ये केवल दिल्ली के लोग ही उसके लिए जिम्मेदार नहीं होते। कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा जिसमें हम लोग इन चीजों को अक्सर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारक जरूर होगा जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्र को एक गैस चेंबर में बदल करके लोगों के स्वास्थ्य के साथ और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की एक स्थिति पैदा कर दी जाती है। और मुझे लगता है कि उन चीजों के बारे में हम सबको आज समय आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही नहीं कहा कि हमें सन 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नेट जीरो का मतलब कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने की दिशा में बढ़ाए जाने वाले कदम। पिछले 10 वर्ष में इसके लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए। आपने देखा होगा, पहले नगरीय क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगती थी, हैलोजन लगते थे। वो ऊर्जा भी ज्यादा लेती थी, आवाज भी करती थी और कार्बन उत्सर्जन भी ज्यादा करती थी। कहीं लाल लाइट लग जाती थी, कहीं पीली लाइट लग जाती थी, कहीं पर
किसी अन्य कलर की लगती थी और ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती थी। उसमें कीड़े मकोड़े भी आते थे, वे जलते रहते थे, उनसे भी आपने देखा होगा कितनी बदबू, उसके सामने उसके नीचे कोई खड़ा हो जाए बहुत बदबू होती थी। लेकिन हम लोगों ने 2017 में प्रदेश भर से 16 लाख हैलोजन लाइट को हटा करके उसकी जगह एलईडी स्ट्रीट लाइट दिया। आप आश्चर्य करेंगे कि पैसा हमने एक भी खर्च नहीं किया। हमने ईएसएल को ये जिम्मेदारी दी कि वह ये जितने भी हैलोजन हैं इनको हटा करके इनकी जगह एलईडी स्ट्रीट लाइट लगा ले और इसको 7 वर्ष तक इसके रख रखाव की जिम्मेदारी वो ले। पैसा हम नहीं देंगे, एनर्जी में जितनी बचत होगी उसका जो डिफरेंस होगा उसको आप ले लीजिए। और वे सहमत हुए। उन्होंने सभी 16 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट हटाकर एलईडी स्ट्रीट लाइट बदली हैलोजन हटा करके। आपने देखा होगा कि आज भी हमारे नगर निकायों में प्रदेश के अंदर लगभग 1000 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष बचत होती है इसके कारण। यानी जो पैसा हम केवल ऐसे वेस्ट कर दे रहे थे, जिसकी कोई कीमत नहीं होती थी, जिसको हम ये मान करके चलते थे कि चाहे पैसा सरकार दे या बिजली कंपनियों पर इसका बोझ पड़े, और बिजली कंपनी कहां से देंगे, वो भी सरकार को ही उसके कर्ज को चुकाना पड़ता है। या आप एक ईमानदार करदाता को मजबूर कर देते हैं, जो टैक्स पेयर है उसका शोषण कर रहे हैं इसके माध्यम से कि ज्यादा पैसा आप उससे वसूल कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग होता था। आज कम से कम नगर निकाय इस 1000 करोड़ रुपए की का उपयोग, इसका सदुपयोग अन्य सुविधाओं को देने में कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर सुविधाएं देने में कर सकते हैं। एक प्रयास वहां से प्रारंभ हुआ था। और इसके उपरांत हम लोग कहीं जाते थे तो हम लोग देखते थे प्रधानमंत्री जी का अक्सर स्वच्छता में बहुत जोर होता था। आपने पहली बार देखा होगा देश के अंदर 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए। पहली बार आपने देखा होगा तो हम लोग देखते थे प्रधानमंत्री जी कहीं आते थे तो उनके चौपर के लैंड होने के साथ ही अगर आप कितनी भी सफाई कर लेंगे तो सफाई उसी समय सबके चेहरे को बेनकाब कर देती थी, क्योंकि जैसे चौपर लैंड करता था उसके साथ प्लास्टिक का कूड़ा अगल बगल इतना गिर जाता था कि कितनी भी सफाई करेंगे तो आपके पूरे उसको वहां पे पर्दाभास कर देता था। तो मैंने 4-5 जगह देखा कि हमारे स्थानीय स्तर पर प्रशासन कहता था साहब अच्छा है, साफ सफाई है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक जैसे उनके 3 हेलीकॉप्टर लैंड करते थे उसके साथ पूरा कूड़ा अगल बगल जम जाता था। तो मैंने तय किया कि भाई प्लास्टिक को, सिंगल यूज प्लास्टिक को हमें बैन करना है। हमने 2018 में मैंने बैठक की, कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव मंगाया तो कैबिनेट के हमारे बहुत सारे साथी पहले कहने लगे नहीं साहब बैन नहीं करना चाहिए, इससे बहुत सारे लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। मैंने 3 महीने के लिए स्थगित किया, फिर 3 महीने के बाद फिर आया, फिर वही बातचीत हुई। मैंने इस बार जबरदस्ती उस प्रस्ताव को पास कराया। मैंने कहा नहीं, ये पास होना है, और मैंने कहा इससे नए रोजगार के भी सृजन होंगे। इस दौरान हमने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की स्कीम एक लागू करने की तैयारी कर ली थी, जिसके अंतर्गत माटी कला बोर्ड के माध्यम से जो लोग मिट्टी के बर्तन बना सकते थे उनको हम लोगों ने कहा भी इनको इलेक्ट्रिक और सोलर चाक हम देंगे। ये जो मैनुअल बर्तन बनाते हैं तो मैनुअल बर्तन बनाने में इनको बहुत होगा, एक व्यक्ति एक दिन में 50 से 60 बना पाता है, लेकिन जब हम इनको इलेक्ट्रिक और सोलर चाक देंगे तो ये 400 से 500 बर्तन बना पाएंगे। मिट्टी हम फ्री देंगे और मिट्टी के बर्तन का दाम उतना रखेंगे जो एक प्लास्टिक के कप, गिलास या प्लेट के बराबर उसकी कीमत हो पाएगी। और परिणाम क्या रहा, वह उसको कंपटीशन करने लग गया। आज आप देखते होंगे किसी भी शहर में आप जाएंगे
और ठीक है, कहीं पे कोई निकम्मा बोर्ड है तो अलग विषय है, लेकिन सामान्यतः आपको स्वच्छता नजर आएगी और प्लास्टिक कूड़े से लोगों को मुक्ति मिली है। प्लास्टिक कूड़े से मुक्त मिली है तो मैं गोरखपुर सिटी में ही देखता हूं इस चीज को। 2017 के पहले 1 घंटे अगर बरसात पड़ती थी तो सिटी में 3 से 4 फीट तक वाटर लॉगिंग होती थी। हमने 2017 में यहां के प्रशासन से कहा कि भाई देखो, अपने ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करो। इसके बाद 18 में थोड़ा प्रयास हुआ, अच्छे परिणाम आए। 19 में और अच्छे परिणाम आए और 2020 में हमने जब प्लास्टिक को पूरी तरह हम बैन कर चुके थे, उसको लागू कर चुके थे, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कर चुके थे। एक दिन की स्थिति है जब लगातार 12 घंटे तक बरसात पड़ती रही। संजोग था कि मैं भी उस दिन गोरखपुर में था और जैसे बरसात बंद हुई मैं सिटी में निकला, मुझे कहीं भी वाटर लॉगिंग पूरी सिटी के अंदर नहीं मिला था। अर्बन फ्लड और स्टॉर्म वाटर की समस्या का समाधान भी हमें उस दिन मिल गया कि इसका कारक भी कोई बाहरी नहीं है, वह कारक भी हमारी स्वयं का लोभ है, जो हम प्लास्टिक के कप, गिलास, प्लेट, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हुए उसे फेंक देते हैं, वही उसका कारण बनता है, लोग तबाह होते हैं। ऐसे ही अन्य बहुत सारे कारण हैं जो एयर क्वालिटी को कहीं ना कहीं खराब करते थे। जिन कारकों को हम लोगों ने यहां पर देखा होगा, आपने देखा होगा एकला बंधे पर जो बायो रेमेडिएशन की पद्धति को अपना करके इन्होंने कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था की है। ऐसे ही एनजीटी गोरखपुर नगर निगम पे बराबर फाइन करता था और फाइन इस बात को लेकर करता था कि यहाँ का पूरा ड्रेनेज राप्ती नदी में गिरता था। मैंने इनको कहा, इन्होंने कहा एसटीपी लगाएंगे, 110 करोड़ रुपए का ये लोग प्रस्ताव भेजे थे। तो मैंने कहा, एक लगता है एक आदत हो चुकी थी लोगों की कि कोई स्थानीय स्तर पर कोई प्रयास नहीं करेंगे। तो मैंने कहा, ये पैसा क्या दहेज का पैसा है क्या कि आप लोग जाते हैं प्रस्ताव अपना भेजते हैं? कोई देसी पद्धति अपनाओ और देसी पद्धति अपना करके लोगों के सामने एक मॉडल प्रस्तुत करो। और मुझे अच्छा लगा कि अभी वो और भी रिफाइंड हो सकता है जो पद्धति इन्होंने बनाई। हमने कहा भी पंजाब के अंदर अगर वहां पर एक संत के द्वारा एक पद्धति अपना करके एक नदी की शुद्धि के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो आप भी देसी पद्धति पर उस कार्य को आगे बढ़ाइए। और पुराने समय में यह होता था कि जल की शुद्धि के लिए भी अलग अलग मानक तय कर दिए जाते थे। यहां ईंट होता है, हमने कहा ईंट का झावा लगाइए, मोटा जो बोल्डर होते हैं उसको रखिए, उसके बाद दूसरा लेयर उसका दीजिए, तीसरा मोटी गिट्टी का दीजिए, चौथा बालू का दे दीजिए। और नगर निगम ने उस कार्य को आगे बढ़ाया। परिणाम क्या था? जो बीओडी लेवल, जो बीओडी पहले जो ड्रेनेज का था, वहां पर वाटर की जो क्वालिटी थी, जो बीओडी लेवल था 350 के आसपास था। लेकिन जब वही राप्ती नदी में इस प्रोसेस से जा रहा है तो वह 8 से 10 के बीच में अंत में चौथे स्टेज में उसको देख सकते हैं, क्लीन वाटर के रूप में आप उसको देख सकते हैं। खर्चा कुछ नहीं, 110 करोड़ रुपए अगर ये लोग एसटीपी पे खर्च करते या वाटर ट्रीटमेंट पर खर्च करते और प्रतिवर्ष भी उसका जो खर्चा आता है वो 10 करोड़ के आसपास जरूर आता है। और उसके उपरांत क्या स्थिति होती इनके लिए? न ये 10 करोड़ लोग खर्च कर पाते, न उसको एसटीपी को ही ये लोग चला पाते। परिणाम क्या था? अंततः नदी में वही सब कुछ होता है। एनजीटी को दिखाने के लिए एक नमूना जरूर खड़ा हो जाता है, लेकिन आज की देसी पद्धति कुल 6 करोड़ रुपए खर्च करके सालाना खर्चा इनका 4-5 लाख रुपए आता है और जल की शुद्धि के मानक को अलग से इन्होंने प्रस्तुत कर दिया है कि हाँ ऐसे भी हो सकता है
उसमें और भी अच्छी गुंजाइश है करने की, और मुझे लगता है कि उसको समय के अनुरूप हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उसको एक प्रक्रिया का, प्रोसेस का और एक सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बना करके इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छी सिटी, और अच्छी सिटी इसलिए कि अगल बगल पर्याप्त है, हमारे लैंड पर्याप्त मात्रा में अगल बगल के क्षेत्रों में भी है, झील है, जगह जगह झील है, रामगढ़ ताल इधर है, उधर चिलवा ताल है, महेसरा ताल है, रोहिन नदी है, राप्ती नदी है, इधर गोर्रा नाला और नदी है, पर्याप्त मात्रा में झीलें हैं, पर्याप्त मात्रा में यहां पर लैंड है और फॉरेस्ट भी है। काफी लैंड आपके पास ऐसी है जहां पर आप लोग सिटी फॉरेस्ट को भी डेवलप कर सकते हैं, मियावाकी फॉरेस्ट को भी कुछ जगहों पर यहां पर आगे बढ़ाने का काम हुआ है, और सिटी के उस सरप्लस लैंड का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्थिति में करने में सफल हो सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में आप लोग अपने को एक मानक के अनुरूप ला सकते हैं, और अच्छे प्रयास सभी शहरों ने उत्तर प्रदेश के अंदर, और खासतौर पर जो हमारे 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसको हम लोग ने स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करना प्रारंभ किया है, इन सबके द्वारा किए गए प्रयास एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में हम लोगों ने वृक्षारोपण के कार्यक्रम को भी बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष के अंदर 210 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। केवल पेड़ ही नहीं लगाए, केवल पेड़ ही नहीं लगाए हम लोगों ने, बल्कि पेड़ लगाने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया कि वे पेड़ आगे बढ़े भी, और इसके लिए हम लोगों ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को, देहरादून को और छत्तीसगढ़ की एक यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने इसके लिए थर्ड पार्टी के रूप में रखा, जो इन सब की मॉनिटरिंग करके अपनी रिपोर्ट समय समय पर उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करवाएगा। और मुझे अच्छा लगा कि जो हम लोगों ने सरकारी विभागों से वृक्षारोपण करवाए थे, वह लगभग 70 से 75% तक वे जीवित हैं, और जो हम लोगों ने निजी संस्थाओं से, स्वयंसेवी संस्थाओं से किए थे, उनकी भी 65 से 70% वे जीवित हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और इसका परिणाम है कि देश के अंदर जिन राज्यों ने वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़े थे, उन सब ने अपने स्तर पर एक प्रयास किया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट कवर इस दौरान बढ़ा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां तेजी के साथ आबादी भी बढ़ रही है, औद्योगिकीकरण भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी नए नए कार्य प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बड़े कार्य हो रहे हैं, वहां पर फॉरेस्ट कवर का बढ़ना ये अपने आप में एक सुखद अनुभूति देने वाला है, और हम लोगों का भी प्रयास होना चाहिए। हमारे स्तर पर भी उस प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा, इस कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए और एयर क्वालिटी को सुधारने, घर के चूल्हे का भी एक बड़ा योगदान होता है। आपने देखा होगा कि पहले लोग लकड़ी से या कोयले से भोजन बनाते थे, या गोईठे से, गोबर के गोईठे से, उससे भोजन बनाते थे। काफी कार्बन उत्सर्जन होता था, काफी धुआं निकलता था। प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध हुए, और कल हम लोगों ने 1,86,00,000 उत्तर प्रदेश के जो उपभोक्ता थे उनको फ्री में एक सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम किया, कि वे लोग रसोई गैस को स्वीकार करने और इसको अपने उपयोग में लाने के लिए प्रेरित हो सके। यह भी एक कारण है, यानी सॉलिड वेस्ट जो होता है, यह तो जब उसको कोई आग लगाता है, जहां तहां पड़ा रहता है, वह तो
एयर क्वालिटी को प्रदूषित करता ही है, प्रभावित करता ही है। घर का जो रसोई है वह भी उसको प्रभावित करती है, खासतौर पर जब हम कोयले से, लकड़ी से भोजन बनाते हैं वह भी उसका एक कारक बनता है। और साथ साथ जो पराली है, पराली में भी जब आग लगाते हैं, एनसीआर में पराली पर आग लगाना, और अभी भी बड़े पैमाने पर जो लोग लकड़ी और कोयले का उपयोग करके रसोई बना रहे हैं वह भी एक कारक है जिस पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो एलपीजी के कनेक्शन ये जब मिले हैं तो इसका उपयोग करने के लोगों को प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि जो धुआं होगा और खासतौर पर जो कार्बन निकलेगा कोयले से या लकड़ी से, जो उसके नजदीक होगा वह उससे सर्वाधिक प्रभावित होगा। उसके लंग्स प्रभावित होंगे, उसकी आंखें प्रभावित होंगी। हमें उनको बताना पड़ेगा कि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसको ठीक करिए आप। तो हमें उसके बारे में भी लोगों को बताना पड़ेगा। जो फसल के वेस्ट को जलाने की कार्रवाई हो रही है, आज तो हम ये फसल की जो पराली जलाई जा रही है इसके वेस्ट का भी अतिरिक्त पैसा किसानों को दे रहे हैं। इसके लिए तमाम संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, इथेनॉल बनाए जा रहे हैं। हमने गोरखपुर में ही एक इस प्रकार का संयंत्र लगाया है जहां पे किसान से, यानी किसान अपनी फसल का तो दाम पहले ले रहा है, लेकिन अगर पराली से भी वो लेना चाहेगा तो पर कुंटल के हिसाब से हम उसको अतिरिक्त पैसा इसका अतिरिक्त उपलब्ध करवाते हैं। तो हर एक व्यक्ति के पास अतिरिक्त आमदनी का स्रोत भी हो गया और पर्यावरण को बचाने में भी हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस पर जो कंप्रेस्ड बायोगैस के संयंत्र लगे हैं इसको हमें स्थानीय स्तर पर भी प्रोत्साहित करना पड़ेगा। इसके लिए भी लोगों को हमें प्रेरित करना होगा कि वे लोग भी इसके साथ जुड़ सकें। इन सभी कार्यक्रमों को एक साथ अगर हम मिलकर के करेंगे एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए, इस सामूहिक प्रयास का हिस्सा होता है। वाटर कंजर्वेशन अगर हम करेंगे, जैसे गोरखपुर सिटी और उसके आसपास में सबसे अच्छा क्या है कि हम यहां की जल की गुणवत्ता को रखें। यहां पे जितने भी तालाब, भू माफियाओं को इन पर कब्जा करने से रोकेंगे तो यही तालाब जीवन के आधार भी बन सकते हैं। यहाँ के फॉरेस्ट कवर को में योगदान देंगे। यहाँ पे अनावश्यक धूल के कणों को शोषित करने की सामर्थ्य इनके पास होगी। एक पर्यावरण में नमी के स्तर को बनाए रखने में ये मदद करेंगे और उसका परिणाम जो अनावश्यक रूप से धूल के कण वायुमंडल में आकर के आपके श्वास को और वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, उसमें भी यह काफी मदद कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत हमें प्रयास करना चाहिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर घर में बने। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए। आपके घर के पास के क्षेत्र में जल स्तर को बनाए, भूगर्भीय जल स्तर को बनाए रखने में यह एक बड़ी मदद कर सकता है। और अगर हर एक स्तर पर लोग प्रयास करेंगे कि हमें भूगर्भीय जल के स्तर को बढ़ाए रखना है, तो तालाबों में भी पानी रहेगा और जो नदियां सूख रही हैं, मर रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब यहां पे प्रशांत जी कह रहे थे इसके बारे में, महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ की सफलता के पीछे रहस्य क्या था? पहला था कि जिस कार्य को देखने के लिए लोग आना चाहते थे, स्नान करना तो सेकेंडरी था, लेकिन लोगों के मन में था कि हम मां गंगा को देख सकें, मां यमुना को देख सकें, त्रिवेणी में जाकर के हम डुबकी लगा करके उस पुण्य के भागीदार बन सके। स्नान तो हर व्यक्ति रोज अपने घर में करता है, लेकिन वह एक पवित्र महास्नान था जहां आकर के व्यक्ति अनुभूति करना चाहता था। लेकिन अगर गंगा में जल नहीं होता
यमुना जी में जल नहीं होता, त्रिवेणी में गंदगी होती, अव्यवस्था होती, कनेक्टिविटी नहीं होती, क्या होता है? कोई नहीं आता। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां नहीं आ पाता। हमने प्रयास किया कि हर समय वहां पर गंगा जी में 10,000 से लेकर 12,000 क्यूसिक वाटर रहे और यमुना जी में भी 8 से लेकर के 10,000 क्यूसिक वाटर हर समय मौजूद रहे। और इसको हम लोगों ने जनवरी से लेकर के और फरवरी के बीच में लगातार मेंटेन करके रखा। अगर नहीं होता तो महाकुंभ मेला पहले ही चरण में उखड़ गया होता, लोग नहीं आते। लेकिन हम लोगों ने इसको बनाए रखा है। लेकिन ये जल स्तर बनाएंगे कब? आज तमाम नदियां सूख रही हैं। मंत्री योगी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम चंडीगढ़ से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से सामने आ रही है। आज बजट सत्र का 5वां दिन, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बजट सत्र का 5वां दिन आज बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बजट सत्र की कार्यवाही जारी, प्रश्नकाल के साथ शुरू सदन की कार्यवाही। बजट सत्र की कार्यवाही जारी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको हम बता दें। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, आज बजट सत्र का 5वां दिन, ये अहम खबर चंडीगढ़ से आपको हम बता रहे हैं। बजट सत्र में कार्यवाही जारी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की संचालन अवधि बढ़ेगी। सीएम योगी ने दिया सिविल एविएशन को निर्देश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की संचालन अवधि बढ़ेगी। सीएम योगी ने सिविल एविएशन को निर्देश दिया। दिन में 2 घंटे बढ़ाई जाएगी विमान संचालन की म्याद। अभी सुबह 10 से शाम 6 तक बंद रहता है एयरपोर्ट। 31 जुलाई तक लागू है ये व्यवस्था और यात्रियों की परेशानी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अभी सुबह 10 से शाम 6 बजे तक बंद रहता है एयरपोर्ट। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस और लखनऊ के पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 12:30 बजे अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ के पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं।
लखनऊ के पार्टी कार्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अहम खबर। लखनऊ से खबर है। होली पर बिजली आपूर्ति को लेकर फैसला। ज्यादा बिजली चोरी वाले फीडर के लाइनमैन बर्खास्त होंगे। ट्रांसफार्मर खराब होने पर संबंधित कर्मियों पर होगी कार्रवाई। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर होली पर बिजली आपूर्ति को लेकर फैसला। ज्यादा बिजली चोरी वाले फीडर के लाइनमैन होंगे बर्खास्त। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ट्रांसफार्मर खराब होने पर संबंधित कर्मियों पर होगी कार्रवाई। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। प्रबंधन ने निर्बाध आपूर्ति की व्यवस्था की। होली पर पूरे प्रदेश में बिजली आपूर्ति सुचारू रखने के निर्देश। ट्रांसफार्मर और तारों के आसपास होलिका दहन न करें। यूपीपीसीएल की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ज्यादा बिजली चोरी वाले फीडर के लाइनमैन बर्खास्त होंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां पर प्राथमिक शिक्षकों को होली का तोहफा। बेसिक शिक्षा विभाग ने दिया प्राथमिक शिक्षकों को तोहफा। अहम खबर आपको हम बता दें। और बेसिक शिक्षकों में परस्पर तबादले का आदेश जारी किया। विभाग ने जिले में परस्पर तबादले का विस्तृत कार्यक्रम जारी किए। 2 अप्रैल से इसके लिए होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 18 मई तक तबादला प्रक्रिया पूरी होगी। गर्मी की छुट्टियों में होगा तबादला। शिक्षक काफी लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लंबे समय से शिक्षक कर रहे हैं तबादले का इंतजार। बुलंदशहर में इलाज के दौरान प्रसूता की मौत पर परिजनों ने हॉस्पिटल में किया हंगामा। डॉक्टर पर लगाया गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। हॉस्पिटल संचालक प्रसूता के शव को बाहर सड़क पर छोड़कर फरार। मौके पर पहुंची खुर्जा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मौत पर
परिजनों ने हंगामा किया। ये अहम खबर आपको हम बता दें। प्रसूता के शव को बाहर छोड़कर हंगामा, मौत पर परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मैनपुरी से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मारी है। बड़ी जानकारी मैनपुरी से आपको हम बता दें। हादसे में बाइक सवार एक की मौत और एक व्यक्ति घायल। बस के अगले हिस्से में बुरी तरह से उलझी बाइक। होली पर खरीदारी करने जा रहे थे बाइक सवार और पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम को भेजा। घायल को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। थाना कुरावली इलाके तहसील में जीटी रोड पर हादसे की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बस के अगले हिस्से में बुरी तरह से उलझी बाइक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। होली पर खरीदारी करने घर जा रहे थे बाइक सवार। अहम खबर आपको हम बता दें। और होली पर खरीदारी करके घर जा रहे थे बाइक सवार। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम को भेजा। मैनपुरी से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अगली खबर है मैनपुरी से, जहां पर मकान के लेंटर का हिस्सा टूटकर परिवार पर गिरा। परिवार के 4 लोगों पर गिरा लेंटर का मलबा। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, 3 लोग घायल बताए जाते हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल भेजा गया। मलबे में दबकर सरिता की मौत हो गई है। और करतार सिंह शाके के मकान का गिरा लेंटर। थाना गिरोर के वरासी गाँव में हुआ हादसा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगले बड़ी खबर आपको हम बताते हैं बांदा से, जहां पुरानी रंजिश के चलते युवक को घायल किया। बड़ी जानकारी बांदा से आपको हम बता दें। हंसिया मारकर 25 वर्षीय युवक को घायल किए जाने की बात सामने आई। परिजनों ने युवक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया और डॉक्टर ने परीक्षण के बाद किया मृत घोषित। गांव के ही युवक ने दिया घटना को अंजाम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तिंदवारी थाना क्षेत्र के गजनी गांव का पूरा मामला सामने आया है। थाना तिंदवारी के ग्राम गजनी में 19 वर्षीय युवक है प्रदीप उर्फ मुक्कू ठाकुर को गांव के ही अजय पुत्र महेश के द्वारा हंसिया से चोटें पहुंचाई गई। घायल अवस्था में उसको CSC तिंदवारी ले जाया गया परिजनों के द्वारा। बाद में जिला अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें नामजद जो अजय पुत्र महेश है, इसको तिंदवारी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। घटनास्थल का फील्ड यूनिट और उच्चाधिकारियों के निरीक्षण किया गया है। जो प्रथम दृष्टया ये जानकारी मिली है कि जो नामजद है, इसकी सिस्टर के सुसाइड के प्रकरण में मृतक एक अन्य अभियुक्त के साथ उसका प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। इस पूरे प्रकरण में जो पुलिस के द्वारा साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और जो भी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एक मरीज प्रदीप उर्फ मुक्कू ठाकुर सनाब सिरतन गजनी तिलवारी से रेफर्ड केस है हमारे पास। 19 साल का युवक है। मारपीट का केस बताया जा रहा था। यहाँ आए हैं पुलिस द्वारा और परिजन मिलाए हैं। मेडिकल के लिए आया था, लेकिन ये पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। यहाँ ब्लड डेट हमने डिक्लेयर कर दिया। 100 को मार्चरी में रखवा दिया गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, होली और जुमे की नमाज को लेकर यूपी में अलर्ट। संभल, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बदायूं संवेदनशील, बरेली, कानपुर, हरदोई, लखनऊ, प्रतापगढ़ संवेदनशील है और आगरा, अलीगढ़, मथुरा, अयोध्या, चंदौली भी संवेदनशील इलाकों में। गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी संवेदनशील। उत्तर प्रदेश के 27 जिले संवेदनशील। खुफिया विभाग की आई है जांच रिपोर्ट। माहौल खराब करने वालों की हो सकती है कोशिश। संवेदनशील जिलों के मुख्यालय में भेजी गई PSC, केंद्रीय पुलिस बल, 7 कंपनी PSC की गई तैनाती। पुलिस की नजर रहेगी। होली के जुलूस मार्गों पर ड्रोन कैमरे से रखी जाए नजर। किसी भी तरह की नई परंपरा की अनुमति नहीं दी जाएगी। होली के हुड़दंग में मानक से अधिक नहीं बजेंगे DJ। 112 के सभी वाहनों के संवेदनशील इलाकों में तैनाती भी कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर है मैनपुरी से, जहां पर लेखपाल के द्वारा कब्जा की गई जमीन पर चला बुलडोजर। नगर पालिका की जमीन पर किया गया अवैध कब्जा। अंडर ट्रेनिंग लेखपाल विपुल का था अवैध कब्जे का आरोप। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर गिरवाया अवैध निर्माण। सदर तहसील इलाके की किरतपुर कॉलोनी के निकट कार्रवाई की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कार्रवाई की गई है, यह अहम खबर सामने आई है, जहां पर सदर तहसील इलाके की किरतपुर कॉलोनी के पास कार्रवाई किए जाने की बात कही गई। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण गिरवाया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मैनपुरी से बड़ी खबर। लखनऊ से खबर है, आईएएस घनश्याम सिंह समेत 4 अफसर बहाल। जमीन पैमाइश के मामले में हुए थे सस्पेंड। लखीमपुर खीरी में हुई थी जमीन पैमाइश नवंबर में। और यहाँ से खबर है, जमीनी विवाद में आपस में चले लाठी डंडे। जमीन के बंटवारे को लेकर परिवार में चले लाठी डंडे। चाचा की मृत्यु के बाद शांति हवन के बाद भड़े परिजन। दोनों पक्षों से घायल दर्जनों लोगों को भेजा गया अस्पताल। सीएचसी आयारा में घायलों को किया गया रेफर। जनपद के आयना थाना क्षेत्र के इकबालपुर का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर है, सीतापुर से पत्रकार हत्याकांड में कार्रवाई तेज। पुलिस और फॉरेंसिक टीम की कार्रवाई तेज। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर किया सीन रिक्रिएट। फॉरेंसिक टीम ने सीन रिक्रिएट कर घटना की तुलना की। हिमपुर ओवरब्रिज पर पत्रकार की हुई थी हत्या। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, स्पोर्ट्स बाइकर्स पर पुलिस की सख्त कार्रवाई। गोमतीनगर विस्तार में मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइकें सीज। पहले माफीनामा लगवाया, फिर जब्त हुई बाइक्स। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, होली से पहले गहन चेकिंग अभियान जारी। तेजाबाद से परेशान जनता तो पुलिस ने लिया एक्शन। आम खबर आपको हम बता रहे, कुछ दिन पहले रील बनाने वालों को दी गई थी चेतावनी। शहर भर में ड्रोन से होगी निगरानी। पुलिस अलर्ट। होली और जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन सख्त है। गोमतीनगर के सुधीर अवस्थी ने पकड़े बाइकर्स। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से।
लखनऊ से खबर है, होलिका दहन का चंदा न देने पर युवक की हत्या। होली के चंदे को लेकर हत्या को लेकर लखनऊ में सनसनी। 1000 रुपए चंदा न देने पर युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। 35 वर्षीय हरिश्चंद्र कश्यप की मारपीट के बाद बिगड़ी हालत, अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। चचेरे भाई और साथी पर पिटाई का आरोप लगा। पत्नी ने बचाने की कोशिश की पर उसे भी बेरहमी से पीटा गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी चचेरे भाई को हिरासत में लिया। दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। विकासनगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जाती है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर लखनऊ से। यूपी में होली को लेकर सुरक्षा अलर्ट जारी। अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता की बात सामने आई है। संभल, शाहजहांपुर, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़ में व्यवस्था। होली पर निकलने वाले जुलूस में पुलिस फोर्स तैनात। सादे कपड़ों में भी एटीएस और एसटीएफ के कमांडो तैनात। जुमे की नमाज के चलते प्रदेश भर में चौकसी बढ़ाई गई। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर अलीगढ़ से आपको हम बताते हैं। शराब पार्टी के दौरान दोस्तों में खूनी संघर्ष। बंद दुकान में चल रही थी शराब पार्टी। आवाज पर लोगों ने घायल युवक को बंधक मुक्त कराया। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। अलीगढ़ के थाना खैर के हरदासपुर का पूरा मामला सामने आया है। ललितपुर से खबर है। जुमे की नमाज को लेकर पत्र जारी। शहर पेश इमाम ने पत्र जारी कर दी इत्तला और होली को लेकर जुमे की नमाज का समय 1 घंटे बढ़ाया। पहले इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।